नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया मंच। मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, क्या भारत में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? व्यवस्था की लापरवाही से तो ऐसा ही लगता है कि इस देश में आम आदमी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य देखभाल से लेकर दवा नियंत्रण तक हर काम के लिए मानक तय हैं और निगरानी के लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी शायद ही ठीक से निभाते हैं। इसलिए चाहे अस्पतालों में 60 मासूमों की ऑक्सीजन के बिना मौत हो जाए, चाहे किसी अस्पताल के आईसीयू में आग लग जाने से भर्ती बेकसूर मरीजों की जान चली जाए, या फिर जहरीली दवा खाने से दर्जन भर से अधिक बच्चे दुनिया से फना हो जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एकाध हफ्ते शोर मचता है, कार्रवाई के नाम पर खाना पूरी की जाती है, फिर सब भूल जाते हैं और इस बीच दोषी चुपके से दोषमुक्त होकर समाज में फिर से वापस आकर ऐश करने लगता है। विडंबना तो यह है कि ऐसी घटनाओं के होने के पर आम लोग सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने के बदले उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं और पीड़ित पर ही सवाल दागने लगते हैं। 2021 में गुजरात के मोरबी में झूला पुल टूटने की घटना को ही याद कर लीजिए। इसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। यह घटना जिम्मेदार लोगों की घोर लापरवाही का नतीजा थी, लेकिन चूंकि यह हादसा भाजपा शासित गुजरात में हुआ था, इसीलिए देश भर के सरकार समर्थक लोगों ने मरने वालों को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आखिर वे उस पुल पर गए ही क्यों थे। हमारे इसी नज़रिए के कारण फिर कहीं पुल टूटता है और लोग मरते हैं, फिर कहीं अस्पताल के आईसीयू में आग लगती है और जीवन की आश में अस्पताल आए लोगों को ज़िंदगी के बदले मिलती है दर्दनाक मौत, फिर किसी जहरीली दवा के पीने से मरते हैं बच्चे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, इस हफ्ते राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के न्यूरो विभाग के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण 8 मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके पहले पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के झांसी में सरकारी मेडिकल कॉलेज के न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी एनआईसीयू में आग लगने से 10 नवजात काल कवलित हो गए थे। लेकिन हमारे लिए तो सब चंगा सी। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की है। मित्रों, मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 140 करोड़ लोगों के इस देश में सरकार के लिए, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए 24 मौतें एक संख्या भर है। लेकिन जिनके जिगर के टुकड़े इस हत्यारी व्यवस्था, खूनी लापरवाही, पूंजीपतियों के गंदे लालच के कारण मौत के मुंह में चले गए, उनके लिए तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई ना। हो सकता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी 24 मासूमों की मौत बहुत मामूली संख्या हो, लेकिन जिनके घर के चिराग बुझ गए उनका क्या? याद रखिए, वे पीड़ित भी हमारे बीच के लोग ही थे। यह महज संयोग है कि आज वे व्यवस्था के निष्ठुरता का शिकार हुए हैं। कल को हम और आप भी हो सकते हैं। इसीलिए जो लोग हर बार सरकार के बचाव में उतर जाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से हुई मौत के बाद एक जागरूक नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की है। याचिका दायर करने वाले जागरूक नागरिक का नाम विशाल तिवारी है, जो स्वयं एक वकील हैं। उन्होंने इस याचिका में जो मुद्दे उठाए हैं और जो मांगें रखी हैं, वह स्वयं इस बात का सबूत है कि आखिर इस देश में दवा निर्माण को लेकर नियम कितने लचर हैं, दवा निर्माण की निगरानी प्रक्रिया में कितना झोल है। वकील विशाल तिवारी ने अपने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जो आदेश देने का अनुरोध किया है, उसे तो सरकार द्वारा पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की मांगें इस प्रकार हैं। बच्चों की मौत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। देश में कंप्लीट ओवरहॉल ड्रग सेफ्टी रिकॉल मैकेनिज्म बने। देश में दवाओं के लिए प्री रिलीज टेस्टिंग एंड रिकॉल पॉलिसी बने। सैकड़ों छोटी कंपनियों में कर्ता ने पहले तो इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
उसके बाद उन्होंने एक कंप्लीट ओवरहॉल ड्रग सेफ्टी एंड रिकॉल मैकेनिज्म की स्थापना करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह दवा निर्माण की समुचित जांच और खराब गुणवत्ता वाली दवा को बाजार से वापस लेने का एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार को आदेश दे। यह मांग साबित करता है कि अभी ऐसी कोई विश्वसनीय मैकेनिज्म नहीं है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में जहरीला कफ सिरप पीकर बच्चों के बीमार पड़ने और 2 दर्जन बच्चों की मौत के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने उक्त कफ सिरप की बिक्री पर रोक तो लगा दी है और बाजार से उस दवा को वापस कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा को लेकर कोई रिकॉल लागू नहीं किया गया है। यह काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या उसके अधीन काम करने वाला सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ही कर सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉल नहीं करने का मतलब यह है कि अभी भी यह जहरीली दवा देश के कुछ हिस्सों में बेची जा रही है। याचिका में कहा गया है कि इस समय देश में दवा को लेकर कोई प्री रिलीज टेस्टिंग या रिकॉल पॉलिसी नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये पॉलिसियां बनाने का आदेश दे। याचिका में कहा गया है कि देश में सैकड़ों छोटी दवा उत्पादक इकाइयां समुचित टेस्टिंग अवसंरचना टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ही चल रही हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की नीतियों का अभाव संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 47 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 47 नागरिकों को स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात करता है। मित्रों, पिछले चंद दिनों में मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से कुछ बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इनमें से अब तक 24 बच्चों की मौत हो गई है। ये सभी बच्चे 5 साल से कम आयु के थे। खबर सामने आने के बाद पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मध्य प्रदेश सरकार के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भोपाल ने दवा की जांच की तो जो नतीजे सामने आए उसने सभी के होश उड़ा दिए। जांच में पाया गया कि इस कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा मानक से 486 गुना अधिक थी। आप सोच सकते हैं कि यह किस तरह की आपराधिक लापरवाही है। किसी दवा में किसी रसायन की मात्रा का तय मानक से 486 गुना अधिक होना बताता है कि उक्त दवा फैक्ट्री में दवा की क्वालिटी जांच के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में दवाओं का निर्माण भी वैज्ञानिक विधि से नहीं हो रहा था। और तो और राज्य सरकार का ड्रग कंट्रोल विभाग भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। बता दें कि डाइथिलीन ग्लाइकोल, जिसे संक्षेप में DEG कहते हैं, एक जहरीला रसायन है जिसका उपयोग कई औद्योगिक उत्पादों में होता है, जैसे एंटीफ्रीज, हीट ट्रांसफर, इमल्सिफायर आदि। यह रसायन कफ सिरप में मिलाना कतई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसे उसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि दवा थोड़ी मीठी और खुशबूदार हो जाए और बच्चे इसे आसानी से पी लें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे विकसित देशों में कफ सिरप में DEG यानी डाइथिलीन ग्लाइकोल मिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में इसे 0.1% मिलाने की छूट है। हालांकि कोल्ड ड्रिंक में इसकी मात्रा आश्चर्यजनक रूप से 48.6% पाई गई, जो तय मानक से 486 गुना अधिक है। DEG के कारण किडनी फेल्योर और रेनल फेल्योर जैसी घातक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बताते चलें कि इस दवा का निर्माण चेन्नई स्थित श्री सन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी कई बच्चों की मौत होने की खबर आई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सबसे पहले ऐसी घटनाएं सामने आईं। बच्चों की मौत के बाद पहले तो मध्य प्रदेश सरकार डिनाइल मोड में रही, लेकिन बाद में कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हुई। SIT का गठन हुआ और जांच शुरू हुई। बुधवार को 7 सदस्यीय SIT टीम ने चेन्नई पहुंचकर फैक्ट्री में जांच की। मध्य प्रदेश SIT ने कंपनी के पंजीकृत पते और उसके डायरेक्टर के आवास पर भी दबिश दी।
एसआईटी ने फैक्ट्री और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से सीसीटीवी फुटेज, अहम दस्तावेज, दवाओं के नमूने और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जब्त किए। इसके बाद एसआईटी ने बुधवार रात श्री सन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोल ने जब इस कंपनी के कफ सिरप की जांच की तो पाया गया कि यह नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल से तैयार किया जा रहा था। इस बीच देश में बेचे जा रहे 2 और कफ सिरप में खतरनाक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल तय सीमा से अधिक पाया गया है। ये कफ सिरप हैं रेडनेक्स फार्मा द्वारा निर्मित रेस्पी फ्रेश और शेप फार्मा द्वारा निर्मित रिलीफ कफ सिरप। ये दोनों कंपनियां भाजपा शासित गुजरात राज्य में हैं। रेस्पी फ्रेश में डीईजी की मात्रा 1.3% पाई गई है, जो तय मानक से 13 गुना अधिक है, और वहीं रिलीफ कफ सिरप में यह रसायन 0.6% पाया गया है, जो तय मानक से 6 गुना अधिक है। बता दें कि डीईजी की मात्रा 0.1% ही होनी चाहिए। भारत में कफ सिरप में जहरीले केमिकल मिलने की बात कोई नई नहीं है। वर्ष 2022 में भारत से निर्यात किए गए कफ सिरप के पीने से गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून जैसे देशों में करीब 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में बनने वाले कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिससे दुनिया भर में देश की साख गिरी थी। हालांकि पहले तो मोदी सरकार ने इस खबर को ही झूठा बता दिया और दवा निर्माताओं को क्लीन चिट दे दी, लेकिन जब देश के 3000 करोड़ रुपये के दवा निर्यात पर असर पड़ने लगा, तब जाकर सरकार सोते से जगी और दवा कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई हुई थी। आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध, मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में लिखकर बताएं। यदि ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री सन फार्मा के अलावा राजस्थान में जिस कफ सिरप को पीकर बच्चे बीमार हुए वह कायसन फार्मा द्वारा निर्मित है। कायसन फार्मा को राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई का ठेका दिया है। चंद रोज पूर्व ABP न्यूज चैनल पर एंकर संदीप चौधरी के एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए। सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी की 2 साल में 40 दवाओं के 40 सैंपल फेल हुए, उस कंपनी को सप्लाई का ठेका दिया गया, क्योंकि इस कंपनी ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता दीपक झा ने आरोप लगाया कि इस समय देश में नकली दवाओं का 88,000 करोड़ रुपये का कारोबार जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO के अनुसार दुनिया में जितनी भी नकली दवाएं बनती हैं, उनमें से 75% सिर्फ भारत में बनती हैं। यह एक गंभीर आरोप है। इसके बाद उन्होंने बताया कि भारत के बाद दूसरे नंबर पर मिस्र में नकली दवाएं बनती हैं, जो विश्व के प्रतिशत का मात्र 7% है। वहीं चीन में 6% नकली दवाएं बनती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 में जब भारत से भेजे गए कफ सिरप को पीने से गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान, कैमरून जैसे देशों में बच्चों की मौत हुई थी, तो उसके बाद WHO ने भारत में निर्मित दवाओं को लेकर एक गंभीर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद CDSCO ने 8 मार्च 2023 को 18 कंपनियों पर बैन लगाया था। दीपक झा की माने तो इसके बाद ये 18 कंपनियां मोदी सरकार के पास चली गईं और भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। इसके बाद मोदी सरकार ने 22 अगस्त 2023 को 1940 के उस कानून को बदल दिया, जिसमें कि नकली दवाएं बनाने पर 2 साल की जेल का प्रावधान था। इसके बदले में मोदी सरकार ने 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया, यानी 5 लाख रुपया जुर्माना देने के बाद जेल नहीं जाना पड़ेगा। दीपक झा ने सवाल उठाया कि जो कंपनियां करोड़ों रुपये में खेलती हैं, उनके लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना
कितनी बड़ी राशि है आखिर। उन्होंने 2 साल के जेल के बदले जुर्माने को कंपनियों को बचाने का एक रास्ता बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश में इस समय हर महीने 49 दवाएं परीक्षण में फेल होती हैं। दीपक झा की माने तो CDSCO की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 से 2023 तक देश में 635 दवाएं घटिया पाई गईं, लेकिन इसके बावजूद इनके निर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।